है जी। आज का जो पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट हमारा। सो फोर्थ पार्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये चीज जान ले कि हमने अभी तक जो है थ्री पार्ट जो कवर किए हैं उसमें हमने क्या क्या चीजें ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। नंबर पार्ट वन में वाई लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना क्यों चाहिए हमें। दूसरा, फॉरेक्स मार्केट है क्या चीज। तीसरे नंबर पे हमने बेसिक्स कवर किए थे। तो लास्ट जो हमारा सेशन था, थर्ड सेशन, उसमें हमारी स्टार्टिंग हुई कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें जो है ना, कोई भी चीज का नाम, जैसे स्प्रेड क्या होता है या पिप वैल्यू क्या होती है, तो वो सारी चीजें हमने कवर कर ली थी पार्ट थर्ड में। सो आज हमारा जो पार्ट फोर है, इसके अंदर हम मार्केट सेशन एंड ऑर्डर टाइप के बारे में समझेंगे। तो मार्केट सेशन क्या होता है, मतलब सेशन जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन, हम सबसे जो बड़ा सेशन माना जाता है वो न्यूयॉर्क सेशन है। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका का जो सेशन है, जो हर एक टाइम जोन के मुताबिक अलग अलग टाइम पे वो ओपन होता है। जैसे अगर मैं यूके टाइम की बात करूँ तो दोपहर के टाइम तकरीबन 2:30 पे जो है ना न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। और मतलब फर्स्ट सेशन जो माना जाता है वो माना जाता है टोक्यो का सेशन। ठीक है, टोक्यो सेशन के बाद टोक्यो सेशन, उसके बाद लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, फिर उसके बाद सिडनी सेशन आ जाता है। तो ये पूरे 24 आवर जो है ना मार्केट वर्क करती है। क्योंकि 24 आवर्स इसलिए वर्क करती है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट है। नंबर एक पे इस चीज को समझिए, वर्ल्ड वाइड मार्केट है। और दुनिया का कोई ना कोई कंट्री जो ना एक्टिवली काम कर रहा है हर टाइम पे। अगर कोई कंट्री सो रहा है एक टाइम पे, तो दूसरा कंट्री जो उसके ऑपोजिट टाइम जोन के अंदर है तो वो वर्क कर रहा है। तो 24/5 जो मार्केट जो है ना वर्क करती रहती है। और फॉरेक्स मार्केट में ये चार जो सेशन हमने डिस्कस किए हैं, सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन, ये 24 आवर जो है ना वर्क करते रहते हैं। और इसके बाद जो है ना मंडे टू फ्राइडे जब मार्केट काम करती है। और जैसे हम इसकी बात करें कि मेजर ट्रेडिंग सेशन कौन कौन से है, सो इसमें सिडनी सेशन में क्या होता है, सिडनी सेशन में जितनी भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की एक्टिविटी है वो हमें सिडनी सेशन के अंदर ही देखने को मिलती है। एक्टिविटी का मतलब क्या है, अब हर कंट्री का एक, हर मंथ, हर वीक, हर क्वार्टर में कोई ना कोई डाटा रिलीज हो रहा होता है। डाटा का मतलब कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या मतलब जो है ना, और किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। इंटरेस्ट रेट के साथ साथ जो है ना एम्प्लॉयमेंट का डेटा हो सकता है, किसी भी टाइप का। अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे तो हर हफ्ते जो है ना आपको हर हफ्ते का एक चार्ट नजर आएगा कि इस हफ्ते किस कंट्री में कौन सा डाटा रिलीज होने वाला है, और उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मीडियम हो सकता है, जहाँ हाई हो सकता है, या लो हो सकता है। तो वो जो डाटा का जो इम्पैक्ट रहता है वो टाइम जोन के मुताबिक ही रहेगा। अगर सिडनी टाइम के अंदर या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट टाइम के अंदर जो भी डाटा रिलीज हो रहा है, उस डाटे का जो इम्पैक्ट रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी करेंसीज है, वो करेंसी का जो इम्पैक्ट रहेगा उस टाइम पे हाई या लो या मीडियम रहेगा, क्योंकि वो एक्टिव है उस टाइम। अगर मैं बात करूं कि अगर फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड का कोई डाटा रिलीज हुआ जिसका बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट है न्यूजीलैंड करेंसी के ऊपर, तो न्यूजीलैंड टाइम जोन के अंदर जितनी भी पेयर है जो न्यूजीलैंड के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, ठीक है, एनजेड डी वर्सेज जो है ना यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर जब यूएसए मार्केट ओपन होती है तब भी उसके अंदर अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, और जब न्यूजीलैंड कंट्री जो एक्टिव रहती है उस टाइम भी हमें उसके अंदर पूरी एक्टिविटी नजर आएगी। तो उसी तरीके से टोक्यो सेशन रहता है। ठीक है, अब टोक्यो सेशन जो है ना वो मेजर सेशन में से मतलब पहला सेशन माना जाता है, क्योंकि टोक्यो के एशिया की जो एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो जाती है टोक्यो सेशन के अंदर। जैसे ही सिडनी सेशन क्लोज होता है उसके बाद टोक्यो सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लंदन सेशन। लंदन सेशन के अंदर जो है ना वो एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि यूरोपियन बैंक्स अगर बात करें तो उसकी एक्टिविटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। अब उसमें बहुत बड़ी फाइनेंशियल हब है लंदन। लंदन मार्केट जैसे ही ओपन होती है, पूरा यूरोप जो है ना एक्टिव हो जाता है। तो यूरोपियन कंट्रीज जैसी एक्टिव होती है तो जो है ना पूरा व्यापार, उसके डेटा हर कंट्री का, क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमी काफी बड़ी इकोनॉमी है, तो इसमें हमें काफी अच्छी खासी जो है ना मूवमेंट देखने को मिलती है। जितने भी यूरो के अंगेंस्ट
पेयर हमें नजर आएंगे, उसके अंदर काफी अच्छी खासी एक्टिविटी नजर आती है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेशन रहता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी को ऑपरेट कर रहा है यूएसए, तो ग्लोबल करेंसी माना जाता है यूएसडी, जिसपे काफी अच्छी स्ट्रेंथ रहती है जिसकी मूवमेंट पे। सो एशिया सेशन, जैसे हमने पहले वही चीजें डिस्कस की कि एशिया सेशन के अंदर जो है ना, एशिया की जितनी भी मान लो, जैसे जापानीज येन और एयूडी की बात करें, तो ये जब जापान भी एक्टिव है और ऑस्ट्रेलिया भी एक्टिव है, तो जो वो ओवरलैप टाइम रहता है उसके अंदर हमें सबसे अच्छी जो है ना इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी एशिया सेशन के अंदर। तो उसके बाद लंदन सेशन की बात करें, लंदन सेशन में सबसे ज्यादा एक्टिव जो पेयर रहेंगे वो यूरो के साथ जितने भी पेयर हैं वो सारे एक्टिव रहेंगे, जीबीपी के साथ जितने होंगे, और जहाँ स्विस फ्रैंक के अंदर, स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक जो करेंसी है, तो ये तीनों करेंसी मेजर करेंसी है लंदन सेशन की। तो लंदन सेशन में ये मेजर करेंसीज के साथ जितनी भी करेंसीज जुड़ी हुई है, वो सारी की सारी एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी उन सारी करेंसीज के अंदर। तो उस टाइम उनके अंदर हाई लिक्विडिटी रहती है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है न्यूयॉर्क सेशन का। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर यूएस डॉलर के जितने भी पेयर है, ठीक है, यूरो यूएसडी आ गया, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई आ गया, तो यूएसडी की जितने भी मतलब साथ जुड़े हुए पेयर हैं वो सारे हाई मूवमेंट देखने को मिलेगी। उस टाइम हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, हाई लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। और हमें वहां पे जितने भी अमेरिका के, यूएस के जितने भी डाटा रिलीज होते हैं वो सारे के सारे अच्छी खासी मूवमेंट देंगे हमें यूएसडी पेयर के साथ। यूएसडी पेयर के साथ साथ हमें जो है ना गोल्ड के अंदर भी हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, और जितने भी यूएस स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी हमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। सो अब ओवरलैप सेशन कौन से रहते हैं, मतलब इसमें सबसे पहला जो ओवरलैप सेशन रहता है टोक्यो एंड लंदन के साथ रहता है। ठीक है, जो ओवरलैप सेशन है मान लो ये फिक्स नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है कि जैसे यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर भी जो है ना विंटर एंड समर का टाइम चेंज होता है, तो उसी हिसाब से जो है ना 1 घंटे का वो डिफरेंस विंटर एंड समर के अंदर अप डाउन रहता है। सो इसी तरीके से मतलब अगर पहला जो ओवरलैप सेशन है टोक्यो एंड लंदन। अब टोक्यो एंड लंदन का जो ओवरलैप सेशन है, पुरानी वाली एग्जांपल ही, कि जितने भी एक्टिव करेंसी टोक्यो सेशन के अंदर ट्रेड हो रही है प्लस लंदन सेशन के अंदर ट्रेड हो रही है, जो ओवरलैप सेशन है उसमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन जो जिसका जो ओवरलैप टाइम रहता है इसमें, जैसे अगर मैं टाइम की बात करूं तो इस टाइम डेली जो है ना 2:30 PM से जो है ना वो शाम के 5 बजे तक का समय जो रहता है वो ओवरलैप समय रहता है टाइम सेशन का। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी यूरोपियन करेंसी, यूरो आ गया, जीबीपी आ गया, स्विस फ्रैंक आ गया, एंड उसके साथ आ गया यूएस डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर। सो इसके अंदर हमें हाई वॉलेटिलिटी, हाई लिक्विडिटी जो है ना वो देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा एक्टिव जो है ना वो सेशन माना जाता है लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप सेशन। सो इसके बाद आ गया जी, अब सबसे बड़ा ये सवाल रहता है कि मतलब इस पे मैं ये एक अपना एक जो है ना लॉजिक उसके साथ आप बात करूंगा। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि मतलब कौन सा जो सेशन है वो बेस्ट है। ठीक है, अब बेस्ट सेशन जो है ना वो हर एक बंदे की स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है, कंफर्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर मान के चले कि मैं मतलब ट्रेडिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा जो है ना इस तरीके से समझा है कि ये एक गैम्बलिंग है, जहाँ मतलब इसके अंदर जो है ना हमें इस तरीके से मतलब पैसा निकालना चाहिए कि जैसे आज मार्केट है कल जैसे नहीं होगी। बट जितना आप इसको इजी करके चलोगे, 24/5 डेज है जब बिटकॉइन जो है ना क्रिप्टो मार्केट 24/7 डेज जो है ना वर्क करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24/7 जो है ना मार्केट के सामने बैठे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आपको कोई भी आपको कंफर्ट देखना है अपना, कि ट्रेडिंग को जितना इजी बनाएंगे उतना आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। आप 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो है ना मार्केट को जितना समय भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब उस टाइम के अंदर फिर मान लो आप बैठे हैं, मान के चले कि एशिया सेशन के अंदर, तो आप एशिया सेशन के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो
प्रैक्टिस करो तो उसी टाइम जोन के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, हाँ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आपको हाई वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और एशिया सेशन के अंदर जो है ना आपको लो वोलेटिलिटी वाली अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी हर एक टाइम फ्रेम के अंदर मिलेगी, बट उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम बेस्ट जो है ना लग रहा है, तो उस मुताबिक जो है ना आप अपना प्लान कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा सेशन के बाद जो है ना नेक्स्ट सेशन है, पार्ट है हमारा मार्केट ऑर्डर टाइप के ऊपर। तो ऑर्डर टाइप कितने टाइप के होते हैं? ऑर्डर टाइप दो टाइप के होते हैं, एक मार्केट ऑर्डर, एक लिमिट ऑर्डर। ये लिमिट ऑर्डर भी आगे दो तरह के ऑर्डर होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर एंड स्टॉप ऑर्डर। सो पहला हम जो है ना बात करेंगे जहाँ पे मार्केट ऑर्डर के ऊपर। सो मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज को बाय या सेल किया तो उसी टाइम जो वो ऑर्डर जो है ना मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है ना ऑर्डर टाइप को चूज किया मार्केट ऑर्डर, हमने बाय पे क्लिक किया, जैसे ही बाय पे क्लिक करेंगे तो उसी टाइम उसी प्राइस पे, जो भी प्राइस करंट चल रहा है उसी प्राइस पे हमारा जे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमने सेल किया तो हमारा ऑर्डर वो सेल का एग्जीक्यूट हो जाएगा इंस्टेंटली, जो भी हमने प्राइस उस टाइम देखा है उसी प्राइस के ऊपर। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि हमारा जो ऑर्डर टाइप है, अगर हमने मार्केट सेलेक्ट किया है तो क्लिक करते ही हमारा बाय या सेल जो भी हमने प्लान किया है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा जो है ना पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर जो दो टाइप के ऑर्डर रहते हैं वो रहते हैं लिमिट ऑर्डर एंड स्टॉप ऑर्डर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ जो है ना आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम गोल्ड की बात करते हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस चल रहा है $4000 का, ठीक है। तो $4000 का मान के चले के प्राइस चल रहा है इस टाइम, और हम चाहते, हमारी एक स्ट्रेटजी या हमारी कोई जो है ना प्रोडिक्शन है कि अगर प्राइस फॉर एग्जांपल 4050 के ऊपर चला गया, मेरी मान लो प्रोडिक्शन कह रही है कि अगर 50 के ऊपर चला गया फिर वो काफी ऊपर जाएगा। अगर वो 50 के बीच में जो है ना वो नीचे आ गया तो वो 3950 के बीच में ही रहेगा। अगर ये दोनों रेंज, ये वाली दो रेंज है, मान के चले मेरी एक्सपेक्टेशन कह रही है, मेरी प्रोडिक्शन कह रही है, या मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, कुछ भी लगा ले, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि $4000 का अभी प्राइस चल रहा है करंट प्राइस। अगर प्राइस चला गया 4050 के ऊपर तो प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। अगर चला गया 3950 के नीचे चला गया अगर प्राइस, तो बहुत नीचे जाएगा। ऐसा मैं जो है ना अज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जहाँ पे लिमिट, पहले मैं स्टॉप ऑर्डर की जहाँ पे बात कर रहा हूँ, पहले स्टॉप ऑर्डर की, अगर मैं जहाँ पे 4060 के ऊपर एक स्टॉप ऑर्डर लगा दूं, प्राइस कितना चल रहा है अभी? 4000 का प्राइस, 4000 का चल रहा है, बट मैंने 4060 के ऊपर 4060 के ऊपर जो है ना एक स्टॉप ऑर्डर लगा दिया कि जब भी प्राइस जहां पे आ गया 60 के पे आ गया तो मेरा ऑटोमेटिकली, मेरा पीसी बंद है, मान लो मैंने जो है ना टर्मिनल भी नहीं खोला हुआ, प्लेटफॉर्म भी नहीं खोला हुआ, मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाए वो 4060 पे। तो जैसे ही प्राइस 4060 पे आएगा, प्राइस नीचे चल रहा था, मेरा बाय कहाँ पे होगा? 4060 पे। 4060 पे जाके मेरा बाय हो जाएगा। वाइस वर्सा, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना 3940 के ऊपर जाके सेल हो जाए, अगर प्राइस अभी का जो प्राइस है वो चल रहा है 4000 का, अब अगर प्राइस 3940 के ऊपर आ गया तो मेरा सेल ऑर्डर प्लेस हो जाए, तो जहां पे अगर प्राइस नीचे आ गया तो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली मेरा जो स्टॉप ऑर्डर मैंने लगाया हुआ था वो ट्रिगर हो जाएगा और मेरा सेल ऑर्डर जो है ना यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ये था स्टॉप ऑर्डर का। अब लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर के बारे में अगर हम देखें, वही चीज है कि अगर हमने $4000 पे का प्राइस चल रहा है और मेरा मान लो मानना है कि अगर प्राइस जहां से नीचे आया, नीचे आने के बाद जो है ना 3950 पे आया, तो इसके बाद जो है ना प्राइस एकदम से ऊपर जाएगा, मेरा जो मानना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 4000 का प्राइस चल रहा है तो मैं एक लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ 3950 के ऊपर। यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा, जैसे ही प्राइस जहाँ पे आया तो मेरा जो है ना ऑर्डर
एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद प्राइस नीचे जाए ऊपर जाए वो अलग एक मैटर है। बट मैंने जो सोच के रखा था कि अगर 4000 से प्राइस जो है ना 3950 पे आ गया, तो जहां से मैं बाय करूंगा, अब मैं उस टाइम सोया हुआ ना हूँ, या मान लो मैं एक्टिव ना हूँ मार्केट में, तो मैं ऑर्डर लगा के रख सकता हूँ, लिमिट ऑर्डर। जैसे ही वो मार्केट जहाँ पे आएगी प्राइस लेगी, और उसके बाद ऊपर जाए नीचे जाए वो एक अलग मैटर आ गया। और इसके वाइस वर्सा अगर मैं सेल ऑर्डर की सेल लिमिट की बात करूं, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि अगर प्राइस जहां पे 4050 पे आ गया, 4050 पे आ गया, तो इसके बाद जो ना प्राइस एकदम से नीचे गिरेगा, मेरा ये मानना है। अगर ये मेरा मानना है, मैं यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ, सेल लिमिट ऑर्डर 4050 के ऊपर, कि अभी प्राइस चल रहा है 4000 का, भी जैसे ही 4050 का प्राइस आएगा तो मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बाद प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है वो एक अलग मैटर है। बट मेरा बिना मैं एक्टिव रहे हुए भी जो है ना पहले ही अपना प्लान कर सकता हूँ कि मैंने लिमिट ऑर्डर लगाना है, जस्ट स्टॉप ऑर्डर लगाना है, जब मार्केट ऑर्डर लगाना है। जैसे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये मार्केट ऑर्डर था। ये मार्केट ऑर्डर हमारा जैसे ही हम प्लेस करेंगे, जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस के ऊपर बाय या सेल हमारा उसी टाइम ट्रिगर हो जाएगा। तो ये चीजें थी। उसके बाद आ गया हमारा, सो ये वाला सेशन हमारा आज का कंप्लीट होता है, फोर्थ सेशन। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा चार्ट के ऊपर, के चार्ट कैंडल स्टिक्स क्या होती है, टाइम फ्रेम क्या होता है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो अभी इसके अंदर जो एक चीज ये रहेगी कि स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ठीक है। जैसे भी हमने जहाँ पे प्री प्लान कर लिया कि फॉर एग्जांपल कि मैं देख रहा हूँ कि 40-50 के बाद एकदम से प्राइस नीचे आएगा। अगर नीचे आएगा प्राइस, मैं जहाँ पे दोबारा आपके साथ एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, कि मान के चले कि आप हमने अभी प्राइस देखा कि $4000 का चल रहा है, और मैंने सोचा कि जब प्राइस चला जाएगा 40 या 40-50 के बाद, उसके बाद एकदम से ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, कितना गिरेगा? मैं सोच रहा हूँ कि ये 3900 पे आ जाएगा। ठीक है, 3900 पे आ जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जो लिमिट ऑर्डर लगाया था, सेल लिमिट लगाया था 40-50 पे, उसी के ऊपर मैं एक टीपीवी जो है ना फीड कर दूंगा 3900 का, कि जैसे ही प्राइस जहाँ पे आया तो इसने सेल लिमिट लगाई, सेल लिमिट लगाई, उसके बाद प्राइस नीचे आया 3900 पे आया, तो मेरा टीपी हिट हो जाएगा। तो मुझे ऑटोमेटिकली, मेरा कंप्यूटर बंद था, मैं एक्टिव नहीं था, मेरा टीपी हिट हुआ और मुझे प्रॉफिट हो गया। अब ये तो प्रॉफिट की बात है। मैं अब जहां से रिस्क भी नहीं लेना चाहता कि जो मैंने सोचा है भी उसकी प्रोबेबिलिटी मान के चले 70% है। अब ये भी तो हो सकता है कि 30% चांसेस है कि वो ऊपर ही निकल जाए, अगर ऊपर चले गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। अब मैं जहाँ पे अपने रिस्क को मैनेज कर रहा हूँ कि अगर प्राइस 40-60 पे चला गया, इट मीन्स जो मैं सोच रहा था वो रॉन्ग था, तो 40-60 के ऊपर जो है ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो जब मैं एक्टिव नहीं था, या हर एक ऑर्डर के अंदर वैसे मस्ट है कि आप स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट मस्ट जो है ना वो फीड करें। अगर आपने फीड किया होगा तो आपका रिस्क मैनेज होगा। अगर आपने जहां पे 40-50 पे सेल लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था, अगर आपने ये सोचा था कि यहाँ पे आके 3900 पे आएगा, तो अगर वो आ गया तो आपका टीपी हिट हो जाएगा। अगर आपके अंगेंस्ट चला गया ऑर्डर तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, आपका एक लिमिटेड लॉस होगा, आपकी पूरी की पूरी कैपिटल जहां पे नहीं जाएगी। बाकी वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्डर साइज कितना था। अगर आपकी इक्विटी थी फॉर एग्जांपल $1000 की, और $1000 के अंदर आपने जो है ना ऑर्डर साइज लेके रखा था 1 स्टैंडर्ड लॉट का, तो आपका $10 के गैप में ही जीरो हो जाएगा फंड। अगर आपने 100 जो है ना 0.01 का लिया था अगर ट्रेड साइज, तो आपका लॉस होगा सिर्फ $100 का। अगर आपका जो है ना 0.01 का रहेगा, तो आपका जो है ना सिर्फ लॉस होगा $10 का। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट इसमें किस तरीके का था। सो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, फिफ्थ पार्ट में, इन सारी चीजों के ऊपर के कैंडलस्टिक्स क्या होती है, ठीक है, चार्ट्स क्या होता है, या टाइम फ्रेम क्या होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू वेरी मच।